नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट से कई फैसलों को मंजूरी। शिप मैन्युफैक्चरिंग में करीब 70,000 करोड़ रुपए से बढ़ेगी देश की ताकत। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें। बिहार को रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। पंजाब से राज्यसभा की 1 सीट के लिए भी उपचुनाव का ऐलान। मतदान और मतगणना 24 अक्टूबर को। सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाती हमारी कला। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, कला और रचनात्मकता किसी देश की पहचान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आंध्र प्रदेश दौरा। विजयवाड़ा उत्सव में हुए शामिल। नवरात्र पर महिला शक्ति को किया नमन। त्योहारों को बताया आपसी जुड़ाव का माध्यम। और चीन से लेकर फिलीपींस तक तूफान रगासा का कहर। ताइवान में तूफान से 14 लोगों की मौत। चीन में 10 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें रेलवे कर्मचारियों को बोनस, बिहार के लिए रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा जहाज निर्माण, समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों को बेहतर और उन्नत करने के लिए 5,000 पीजी सीट बढ़ाने की योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए सीएसएस योजना का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जा सकें। इस पहल से स्नातक चिकित्सा क्षमता में वृद्धि होगी। अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीट सृजित करके विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नई विशेषज्ञताएं भी शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जहाजों के निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। ये जरूरी कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए एक व्यापक 4 पिलर विजन पर आधारित है। यह पैकेज जहाज निर्माण की घरेलू क्षमता को बढ़ाने, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करने, नई और पुरानी जहाज निर्माण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमता और कौशल को बढ़ाने और एक मजबूत समुद्री बुनियादी ढांचा बनाने का काम करेगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजी बेसिकली 4 पिलर्स पे है। 4 पिलर्स में पिलर नंबर 1 है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज 24,736 crore rupees outlay. Pillar 2, Maritime Development Fund, is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding Development Scheme, the Pillar 3, is about 20,000 crore rupees. To be precise, 19,989 crore rupees. And Pillar 4 is Legal Policy and Process Reforms. इस पैकेज के तहत जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपए होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। सभी पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा। इसके साथ समुद्री परिवहन क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्त पोषण देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ समुद्री विकास कोष के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जहाज निर्माण विकास योजना का बजट खर्च 19,989 करोड़ रुपए है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 11 लाख रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूरी दी है। रेल कर्मचारियों को बोनस के तौर पर करीब 1,866 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही सरकार ने बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 2,192 करोड़ रुपए होगी। बिहार राज्य के 4 जिलों को कवर करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 104 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 104 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। 2,192 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और जैसा आपको बताया 4 मेजर डेस्टिनेशंस कल्चरल हेरिटेज के राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोधगया इनको कनेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा कार्गो करीब 26 मिलियन टन्स पर एनम इससे कैरी करेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस मूवमेंट बढ़ेगा, कल्चरल मूवमेंट इसमें बढ़ेगा और डे टू डे यूज के लिए जो रेलवे की डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है वो भी इससे इस प्रोजेक्ट से बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए रेल के साथ ही एक सड़क प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। बिहार में NH-139W के साहिबगंज बेतिया खंड के 4 लेन निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल परियोजना लंबाई करीब 79 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 3,822 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। प्रस्तावित 4 लेन वाली नई परियोजना पटना और बेतिया के बीच संपर्क में सुधार करेगी और उत्तर बिहार के जिलों को भारत नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों से जोड़ेगी। ये परियोजना 7 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 6 सामाजिक नोड्स, 8 लॉजिस्टिक्स नोड्स, 9 प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्रों को जोड़ेगी। और छात्रों की परीक्षाओं से जुड़ी एक अहम खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित तारीखों की घोषणा कर दी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 की टेंटेटिव डेट का ऐलान हुआ है। बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी। सीबीएसई अगले साल यानी 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगा। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का पहला संस्करण 17 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा संस्करण 15 मई से 1 जून तक आयोजित होगा। पहली परीक्षा में सभी छात्रों का शामिल होना अनिवार्य होगा, लेकिन दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। वहीं सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत पहचान दिलाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली में आज ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि कला हमारी सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाती है और समाज को ज्यादा समझदार और संवेदनशील बनाती है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि इस साल ललित कला अकादमी ने कलाकारों की बनाई हुई कलाकृतियों की बिक्री बढ़ाने की कोशिश की है। कला को मूर्त रूप देने में कलाकारों को अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाना पड़ता है। कलाकृतियों को उचित मूल्य मिलना उस कलाकार के साथ साथ उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कला को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ललित कला एकेडमी इस वर्ष कलाकारों की कलाकृतियों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा। मैं कला प्रेमियों से भी अपील करूंगी कि आप केवल कलाकृतियों को सराहे नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ अपने घर भी ले जाएं। भारत की आर्थिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी पहचान मजबूत हो, इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। और इस मौके पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कला और रचनात्मकता किसी देश की पहचान दिखाती हैं और ये अलग अलग भाषाओं, परंपराओं और पीढ़ियों को आपस में जोड़ती हैं। विजुअल आर्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स में
उनके प्रति समर्पण और उसके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। इस वर्ष भी देश भर से आई इस 64वीं नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट में 5900 से ज़्यादा रचनाओं में से 283 उत्कृष्ट कृतियों का चयन करके उनका 1 माह तक प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शनी केवल कला का प्रदर्शन नहीं, अपितु परंपरा से के साथ आधुनिकता और आधुनिकता के साथ के उद्विकास का परिचायक रही है। और अब रुख करते हैं कला, संस्कृति और विरासत से जुड़ी एक और खास खबर की। आंध्र प्रदेश के सांस्कृतिक दिल कहे जाने वाले विजयवाड़ा में इन दिनों माहौल कुछ खास है। यहाँ हो रहा है विजयवाड़ा उत्सव, एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन जिसका मकसद है शहर की समृद्ध कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत को फिर से जीवंत करना। इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई। विजयवाड़ा उत्सव न सिर्फ देश विदेश से आने वाले देवी कनक दुर्गा के भक्तों के लिए मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि ये उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक गर्व से भी भर देता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने महिला शक्ति का भी जिक्र किया। We always worship goddess. Navaratri is for goddess. Navaratri, we are celebrating so many festivals all over the country. But Navaratri is the most important festival, and this is the only festival we are celebrating for 9 continuous days. That is the greatness of it. Everybody is talking about equal right to woman, equal right to woman, equal right to woman. Navaratri is representing no equal right to woman, but women are more important than the men. That is what is 9 days has been allocated for goddess, not for God. इस मौके पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे देश के त्योहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि हमारे सामाजिक एकता की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम मिलकर त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हमें मिलकर भारत को विकसित बनाने की दिशा में भी काम करना होगा। Are living libraries of our values. Vijayawada Utsav proves that culture and commerce can work together. Our artisans and craftsmen sustain livelihood. Our youth are driving ecotourism, digital platforms and event management. This is the creative economy in action, where tradition becomes the seed of innovation and prosperity. As Union Minister of Culture and Tourism, I bring greetings from the Government of India under the visionary leadership of our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji. Culture is not passive inheritance, but an active driver of development. Together with states like Andhra Pradesh, we are building circuits, conserving monuments, promoting local crafts and integrating festivals into global tourism. Just as GST united India's markets, festivals like this unite India's hearts. Just as reforms create economic efficiency and Swadeshi pave the path of self-reliance, cultural celebrations create social harmony. This is the essence of Amrit Kal, where Viksit Bharat 2047 is not a dream, but a collective mission. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। और इन तमाम अहम खबरों के बाद अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे में कल कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे, जिनमें 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाला माही बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र भी शामिल है। ये परियोजनाएं ऊर्जा, जल, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है। इस नीलामी में भारत की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाने वाली बेहद रोचक कृतियां शामिल हैं। नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत बायो एनर्जी और टेक एक्सपो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की समस्याओं के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की। नितिन गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन यानी जैव ईंधन इस बड़ी समस्या से निपटने का एकमात्र समाधान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और वैश्विक संघर्षों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुलाकातों में नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील, डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन, श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात भी शामिल थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, आरक्षण और बिहार से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी की आलोचना की। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सरकार से एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना की न्यायिक जांच का आदेश देने का आग्रह किया है, जिसमें 260 लोग मारे गए थे। आरोप लगाया गया है कि मौजूदा जांच को प्रभावित किया गया और इसे रोक दिया जाना चाहिए। अब भारतीय यात्री कतर में यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ मिलकर इस सुविधा की शुरुआत की है। इस पहल के तहत क्यूएनबी से जुड़े दुकानदारों और नेटस्टार्स के भुगतान समाधान का इस्तेमाल करने वाली पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर यूपीआई क्यूआर कोड से भुगतान किया जा सकेगा। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात करके अगले वर्ष आम चुनाव को समय पर कराने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पौडेल से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले कार्की ने यहां चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी की थी। ताइवान में तूफान रगासा के कारण 14 लोगों की मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए हैं, जबकि चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत ने आने वाले शक्तिशाली तूफान की तैयारी के तहत 10 लाख से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। ये इस वर्ष चीन में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान कहा जा रहा है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पिछले हफ्ते दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने चक्रवर्ती ने 14 रेटिंग पॉइंट के फायदे से शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत की। उनके 747 अंक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राज्य को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में कई अहम रेल परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनसे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता नवविक्रम ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उसमें सबसे अहम और जनता से सरोकार रखने वाली योजनाएं हैं। 2 वंदे भारत राजस्थान को मिलेंगी और उत्तर मध्य रेलवे के जीएम मेरे साथ हैं। अमिताभ सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। पहला सवाल समझना चाहूंगा, ये अपने आप में राजस्थान में लगातार वंदे भारत बढ़ रही हैं और 2 नई वंदे भारत कितना महत्वपूर्ण है? मैं अमिताभ, उत्तर पश्चिम रेलवे का महाप्रबंधक जनरल मैनेजर। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात राजस्थान के निवासियों को मिलेगी। पहली वंदे भारत जो जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच में है, दूसरी वंदे भारत बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच में है। ये दोनों ही वंदे भारत बहुत समय से प्रतीक्षित थी और जो राजस्थान के इस क्षेत्र के निवासी हैं उनकी बहुत पुरानी डिमांड इसके साथ पूरी होगी। और हम सभी जानते हैं कि वंदे भारत एक स्वदेशी टेक्निक से बनी, स्वदेशी कंपनियों के द्वारा निर्मित हमारे रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट में बनी हुई वंदे भारत बहुत ही एक लोकप्रिय ट्रेन है। चाहे वो हम उसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पैसेंजर एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर प्रकार से ट्रैवल टाइम से देखें। मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जोधपुर दिल्ली के बीच में और बीकानेर दिल्ली के बीच में जो ट्रैवल टाइम है वो 1 घंटे का ट्रैवल टाइम कम होगा इस गाड़ी में। तो
यात्रियों को सुविधाओं के साथ साथ जो ट्रैवल टाइम है उसमें भी काफ़ी कमी होगी, जो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया कि ट्रैवल टाइम कम होगा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा प्रयास होता है। ये आखिरी सवाल ही है मेरा, चूंकि डबल ट्रैक किया गया जोधपुर से जो जयपुर वाले इलाके में कई जगह डबल ट्रैक किया गया, और इसके अलावा जो पूरा इंफ्रा है उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं पिछले एक दशक में। वो समझना चाहेंगे वो कितना महत्वपूर्ण है कि हम इतनी अब 150 से ज़्यादा वंदे भारत की संख्या हो गई है, हम और ज़्यादा वंदे भारत चला पा रहे हैं, खासतौर पर इस क्षेत्र में। देखिए, आज की तारीख में हम लोग अगर यहाँ से वंदे भारत चला पा रहे हैं तो मुख्य तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, पिछले 10 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो चाहे दोहरीकरण के रूप में गया हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन के रूप में गया हो, चाहे मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के रूप में गया हो, इन सब को ये सब जब धरातल पे आया इन्वेस्टमेंट, तो उसी के चलते आज हम लोग वंदे भारत यहाँ से चलाने की स्थिति में हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब जिस समय इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था या क्षमता नहीं थी, लाइन ट्रैक कैपेसिटी नहीं थी, लैंड कैपेसिटी नहीं थी, उस समय तो बेसिकली ये सारा रिफ्लेक्शन इस बात का है कि पिछले सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ और आज की तारीख में जो सरकार का जो कमिटमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के प्रति, ये उसको दर्शाता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंफ्रा की बात करी, रेलवे में बहुत बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। खास तौर पर अगर हम बात करें राजस्थान के अकेले, तो 30 से ज़्यादा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो बनाए जा रहे हैं स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। तो ये राजस्थान के लोगों के लिए सौगात होगा 2 नए वंदे भारत ट्रेन। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, जोधपुर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की एक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इन देशों के बीच ज्यादा एकता की जरूरत बताई और कहा कि मिलकर काम करने से ही दुनिया की बड़ी चुनौतियों का हल निकलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 अहम सुझाव भी दिए जिससे इन देशों की आवाज और ताकत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ सके। उन्होंने जोर दिया कि मौजूदा मंचों का इस्तेमाल करके आपसी बातचीत और सहयोग को बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दूसरी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की भी बात की ताकि ये संस्थाएं आज की जरूरतों के हिसाब से काम करें। Rights and expectations of developing countries in the international system, which has been so assiduously developed over many decades, are today under challenge. In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the Global South would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. The very concept of multilateralism is under attack. International organizations are being rendered ineffective or starved of resources. The building blocks of the contemporary order are starting to come apart, and the costs of delaying much-needed reforms is today starkly visible. भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आने वाले 5 साल में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 250 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 550 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने बताया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अमेरिका की अहम भूमिका होगी। आने वाले समय में अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार और बढ़ेगा। इसके साथ ही दोनों देश परमाणु ऊर्जा में भी सहयोग की योजना बना सकते हैं। Which will ensure diversified sources of energy for India and help us unlock limitless possibilities with the US on various fronts, energy and beyond. Another area where India and the US can work together, plan to work together, is nuclear power. It's an area that we've been talking of for a long time. There were certain elements which needed to be set right. And I believe we are working in India to support the private efforts on nuclear power. Also the small modular nuclear power
innovation that is happening in the US and to sort out the issue of liability that has held back nuclear power between the US and India. और आइए बुलेटिन में अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी अहम खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी के इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी में 62 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इंद्रगढ़ चाकड़ पेयजल परियोजना से 49 गांवों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इंद्रगढ़ चारदा खुर्द से राजोपा तक सड़क निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हुआ, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये धरती बीजासन माता और कमलेश्वर महादेव जैसे आस्था स्थलों की भूमि है, जो हमें सेवा और समर्पण का संदेश देती है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। चारों सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं। पंजाब से राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है। मतदान और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। ये सीट जुलाई में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पंजाब मंत्रिमंडल ने जीएसटी से पहले की बकाया की वसूली को लेकर व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना को मंजूरी दी है। इससे उन्हें राज्य में जीएसटी लागू होने से पहले विभिन्न कानूनों के तहत लंबित बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसा और टकराव में बदल गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लद्दाख के लेह जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस बीच प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा जिले में 71 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 30 नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम था। इनमें 21 महिला माओवादी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नई चिकित्सा इकाइयों का शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 498 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगापुर के महावाणिज्य दूत चेओंग मिंग फुंग से समत्व भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश में निवेश संवर्धन पर विस्तार से चर्चा हुई। केरल में कोच्चि में जल्द ही 27 एकड़ जमीन पर एक न्यायिक शहर बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में केरल लोक सेवा अधिकार विधेयक 2025 के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर मिग-21 विमानों की सेवाओं के समापन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की। 6 दशक लंबी सेवा के बाद वायुसेना 26 सितंबर को अपने मिग-21 लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त करने वाली है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विजयवाड़ा उत्सव की कुछ झलकियों के साथ। नमस्कार। ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।